फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। हमने आपसे कहा था कि अभी उसको नहीं लिखना है ना, क्योंकि ये हमें पढ़ाना था फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। चलिए एक तरफ हम एक रिवीजन कराते रहे, ठीक है। सारी वैल्यू आप बताते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। जीएचपी की वैल्यू 55 mmHg, मोटा मोटा हिसाब वाला लिखेंगे, ठीक है। बीसीओपी की वैल्यू 30 mmHg, सीएचपी की वैल्यू बताइए 15 mmHg, 15 mmHg। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है, क्लियर, वो कितना था 10 mmHg। अब हमें बताइए प्लाज्मा का जो फ्लो था, सॉरी ब्लड फ्लो रेट ना, हमारे पास जो ब्लड फ्लो रेट है हमारे पास वो कितना है 1100 से लेकर के 1200 ml पर मिनट है, क्लियर। फिर हमारे पास प्लाज्मा का फ्लो रेट जो है, प्लाज्मा का जो फ्लो रेट है वो कितना है बताइए 650 ml पर मिनट है। बोलिए फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर हम GFR अपान प्लाज्मा फ्लो रेट कर दें, क्लियर, वही हमारा क्या होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। कितना आएगा GFR की वैल्यू 125 ml और प्लाज्मा फ्लो रेट कितना है बताइए हमारे पास, बोलिए 650, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी देख लीजिए, समझ आएगा। यही वैल्यू हम सब कह रहे थे कि आपको रूट करके बताएंगे, क्लियर। आपसे वो नहीं पूछा जाएगा जो दिया गया है, आपसे जो मैं बता रहा हूँ वही पूछा जाएगा। ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है, इस नाम से क्वेश्चन आएगा, क्लियर। इसलिए मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से मैं लिखा रहा हूँ उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के ही नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, इसलिए कहते हैं सब किया करो, सब होता है ना धीरे धीरे। हो गया, हो गया, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, रीएब्जॉर्प्शन है। अरे बोलिए, रीएब्जॉर्प्शन है, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होना है, ठीक है। तो सबसे पहले रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होना है, रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, रीएब्जॉर्प्शन इन कहाँ पीसीटी, क्लियर। पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन करना है, ध्यान सुनिए। ये हमारे पास पीसीटी है, इधर देखिएगा, ये हमारे पास क्या है पीसीटी है, क्लियर। इनके चारों तरफ क्या पाई गई हैं, यही ब्लड की कैपिलरीज पाई गई हैं, क्लियर। अब हमने ये कहा कि फिल्टर होने के बाद ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट था, यानी हमारे पास ये जो फिल्ट्रेट था यही हमारे किसके अंदर इंटर किया, पीसीटी के अंदर इंटर किया। पीसीटी के अंदर कुछ कहानी खास थी क्या, कुछ कहानी खास थी क्या, नहीं याद आ रही है, कुछ कहानी खास थी क्या, क्लियर।
क्या कहानी खास है? इनके अंदर क्या पाया गया है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, आधा पूरा बात बोलता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर? इनके पास क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? माइक्रोविलाई। एक बार आप कहानी सुन लीजिए ध्यान से, कान खोल करके सुनिए। कई लोग मॉड्यूल में, आप शायद अपने ही मॉड्यूल में, हमें याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अब जितने भी मॉड्यूल पढ़ेंगे साफ साफ लिखा गया है कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ साथ सिलिएटेड एपिथेलियम लिख दिया उसमें। कैसा एपिथेलियम? इतना भयानक मिटाना कि ताकि नस्ते नाबूद कर दो, ठीक है। सिलिएटेड होता ही नहीं, बिल्कुल कहीं मैक्सिमम मॉडल में हमने देखा, तुम लोग नहीं देख पाओगे, हम ही पढ़ते हैं ना। क्लियर? तो जहाँ भी दिखे आपको सिलिएटेड, मैक्सिमम जगह सिलिएटेड लिखा है। क्लियर? तो उसको अच्छी तरीके से काट देना। क्लियर? इसलिए एनसीईआरटी एकदम शांत बैठी, कुछ लिखी ही नहीं उसने। इवन यहाँ तक माइक्रोविलाई के बारे में भी ज़्यादा जिक्र नहीं किया। तो इनके पास क्या होता है कि कुछ माइक्रोविलाइज पाई जा रही हैं, ठीक है। और अगर माइक्रोविलाइज पाई जा रही हैं तो ये क्या इंक्रीज करती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी, और सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी तो ये क्या इंक्रीज होगा? रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए। क्लियर? अब सुनते ध्यान से, इधर देखिए, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कुछ और कहानियां इनके बारे में हमें थोड़ा सुनानी है ना। क्लियर? कहानी थोड़ा और अच्छे समझाना है। उससे पहले हम कुछ बातें यहाँ पे लिखवा दें, इनके धर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? मैक्सिमम जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है बताइए? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? पीसीटी में हो रहा है, ठीक है। लगभग क्या हम कह सकते हैं 70 से लेकर के 80%। क्लियर? कितने परसेंट? 70 से लेकर के 80% जो हमारे पास मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं किसके दौरान? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के दौरान। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में कितना लिखा है? परसेंटेज लिखा है? देखिए मैं परसेंटेज ही नहीं है, परसेंटेज लिखा है नहीं, हमें साफ साफ दिख रहा है 70-20, ठीक है, थर्ड लाइन में, ठीक है। हाँ, सुनते जाते, थर्ड पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पे किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे। इन पीसीटी, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, क्लियर, नंबर 1 ग्लूकोज का, किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है? ग्लूकोज का। नंबर 2 अमाइनो एसिड्स का, किसका? इनका 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है, इनका 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है। नंबर 3 वाइटामिन का, वो भी वाइटामिन सी का। क्लियर? और क्या दिया गया है आपके में? इन सब का, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान होता है। इसके दौरान होता है बताइए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान। इनमें सोडियम आयन भी है, क्या देख लीजिएगा, ठीक है। सोडियम आयन के अलावा एक आयन और होगा, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन, और कुछ दिया है? बस इतना ही लिखिए सर, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम आयन लिख सकते हैं। कैसे आयन? सोडियम एंड पोटेशियम। क्या मैं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के अच्छे जानकार हूँ तो कैटायन लिख दूँ? कैटायन ही तो बोलते हैं, ठीक है। इनका कैसा रीएब्जॉर्प्शन होता है बताइए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। क्लियर? और हमारे पास एनायंस में, किसमें? एनायंस की बात अगर कर लें, ध्यान सुनेंगे। अब यहाँ पे कुछ एनायंस की बात कर लेते हैं। एनायन में हमारे पास कौन आएंगे? बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन। क्लियर? और इनके पास जो वाटर होते हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से होती है। कैसे होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। खत्म होने से आगे। क्लियर? अब थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे रह गया है ना,
क्लियर? वही बताना है। हो गया? चलिए इधर देखते हैं। हो गया, इधर देखते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पर कुछ पोर्शन नजर आ रहे थे, इसको हमने क्या नाम दिया था? सोडियम, पोटेशियम। कभी बोला था आपको, बस पढ़ाया था। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है बेस में, बेसोलेटरल सरफेस पे ब्रश बॉर्डर की वर्टिकल एपिथेलियम पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। ये बातें बताई थी 3 दिन पहले। क्लियर? ये क्या करती हैं? इनके पास एक चैनल प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है? चैनल प्रोटीन होती है। ये चैनल प्रोटीन क्या करता है कि यहाँ से, क्लियर, अगर कहीं बाहर से ग्लूकोज ला रहा है, क्या ला रहा है बताइए? ग्लूकोज अगर ला रहा है, उसके साथ साथ बेचारा हमारे पास सोडियम आयन भी लेकर के चला आता है। क्लियर? यानी ये क्या करता है कि एक प्रोटीन का नाम है ग्लूट प्रोटीन, और प्लस में ये क्या लेकर के आता है बताइए? सोडियम आयन भी लेकर के आता है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि ग्लूट प्रोटीन, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं GLUT, ठीक है, विद किसके साथ बताइए? सोडियम के साथ चलाता है। ठीक है? करता क्या है? ग्लूकोज जब भी लाता है उसके साथ साथ ये 2 सोडियम आयन लेकर के आता है। कितने सोडियम आयन? एक ग्लूकोज के साथ 2 सोडियम लेकर के आता है। क्लियर? और यही सोडियम आयन क्या करता है कि ये तो हमारा क्या है? PCT है। क्लियर? ये PCT को यहाँ पे दे देगा और इसके बदले में पोटेशियम आयन ले लेगा। अगर हम ये कहते हैं कि 3 सोडियम आयन अंदर ट्रांसफर होते हैं तो 2 पोटेशियम आयन कहाँ जाते हैं? इधर अंदर की तरफ जाते हैं। क्लियर? पोटेशियम आयन का ट्रांसफर कैसे होगा बताइए? सोडियम आयन का ये कैटायन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोपोरिन, यानी ये प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन। और पंप हमेशा क्या करते हैं? एनर्जी लगा कर देते हैं। ठीक है? और एनर्जी लगा के तभी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला है। ठीक है? नहीं याद रखना, मुंह बन गया ना तुम लोगों का। क्लियर? इसको नहीं करना। क्लियर? ये बड़े लेवल की चीज़ है, उसके लिए दिमाग चाहिए, जो कि तुम लोगों के पास नहीं। ठीक है? ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जा रहा है। क्लियर? तो अपनी जिंदगी में यही बात याद रखना है, जो तुम्हारे भेजे में घुस जाए, समझ में आ जाए तुम्हें, उतना ही सिलेबस में है। ठीक है? तुम्हारे औकात के हिसाब से मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ। क्लियर? और जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाओ वो औकात के बाहर। क्लियर? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 70 to 80% क्या एब्जॉर्ब हो रहा है। मैक्सिमम भी एब्जॉर्प्शन लिखा है
या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रीअब्जॉर्प्शन लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है ना, यानी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है। जहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन लिखा है वहाँ पे 60 से 65%। समझ बात? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है मालूम है? जब हम कहते हैं मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन तो लोगों को लगता है 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा है। नहीं, कितना परसेंट रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बताइए? 60 से लेकर के 65% ही रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। उनमें से 70 to 80% क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है बताइए? इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? कंफ्यूज तो नहीं रहोगे? हमने ये कहा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी टोटल रीअब्जॉर्प्शन का 60 से लेकर के 65% रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर? अगर मैं 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन बोल रहा हूँ तो उसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर? अरे बोलो। हाँ, हो गया। दूसरा लिखते हैं हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ? लूप ऑफ फेनेले, रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ फेनेले। क्लियर? चलिए कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से सुनिए। कुछ इस तरीके का था हमारा, थोड़ा कम सा बन गया ना। क्लियर? चलो मन से इसका बताइए। ठीक सेगमेंट में, ठीक सेगमेंट में कैसा चाहिए? ठीक किनारे बैठी ना होती तो बताते तुम्हें। सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। फिर यहाँ पे ठीक सेगमेंट में सिंपल क्यूबॉइडल। इस थिन सेगमेंट में हमारे पास क्या पाए जाते हैं? सिंपल स्क्वायर्स। थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। इसलिए हम अपने क्लास में दरवाजा रोजा बंद कर देते, लोग आंसर सुन करके घबराहट हो जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे हमने ये कहा कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आए, रीअब्जॉर्प्शन तो हो गया वहाँ पे, हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हाईली परमिएबल होता है किसके लिए? वाटर के लिए। किसके लिए हाईली परमिएबल होता है? किसके लिए बताइए? वाटर के लिए हाईली परमिएबल होता है, ठीक है। और इनपरमिएबल होता है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्लियर? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है किसके लिए? वाटर के लिए। इसलिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता जाता है, रीअब्जॉर्प्शन होता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। 1200 ml याद आ रही है? क्लियर? अभी आएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म में। तो लगातार अगर यहाँ पे वाटर निकालते चले जाओगे, वाटर निकालते चले जाओगे, हमें क्या करना है? टोनिसिटी मेंटेन करना है, आइसोटोनिक तो ही रखना है ना किडनी मैट्रिक्स को। हमारे किडनी के मैट्रिक्स को हमेशा क्या करना है? आइसोटोनिक रखना होता है, यानी कंसंट्रेशन दोनों को बराबर रखना होता है। इसलिए क्या होता है, अगर यहाँ पे वाटर लगातार निकलते चले जा रहे हैं,
तो यहाँ पे जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपको बताया जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो बताया जा रहा है, ये किसके लिए परमिएबल होता है बताइए? सोडियम आयन NaCl के लिए क्या होता है बताइए? परमिएबल होता है, और हमारे पास वाटर के लिए लगभग इम्परमिएबल होता है। क्लियर? तो इस दौरान में हमारे पास ये NaCl अगर निकल रहे हैं तो एक्टिव या पैसिव? एक्टिव एनायन है, समझ आए बात? तो हम सॉरी कैटायन है ना, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये होगा। क्लियर? यानी वाटर में हमारे पास कैसे निकल रहे हैं बताइए? वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पैसिवली लिखाया है साफ साफ। ठीक है? एनायंस और हमारे पास वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसा होता है? पैसिवली, और जबकि कैटायंस का कैसा होता है? एक्टिवली। क्लियर? तो ये इस तरीके से आएंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों का लगभग इक्वल हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या बोला हमने? सबसे मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बताइए? मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में लगभग 5%। कितना परसेंट? 5%। क्लियर? ऑस्मोसिस भी एक तरीके का पैसिव प्रोसेस ही है ना। क्लियर? अब तो नहीं देखते, ये जो शुरू के NaCl हैं, क्लियर, ये तो आयनिक कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए यहाँ से भी NaCl निकलने लगते हैं। ये जो NaCl होता है वो एक्टिवली होते हैं। क्लियर? और ये कैसे होते हैं? पैसिवली होते हैं। क्लियर? ये प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। तो कभी कभी आपको थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? नेक्स्ट आता है हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन इन कहाँ? रीएब्जॉर्प्शन इन टीसीटी के अंदर ध्यान से सुनिए। रीएब्जॉर्प्शन इनमें क्या होता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कैसा रीएब्जॉर्प्शन? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कैसा रीएब्जॉर्प्शन होता है?
कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है और वो भी लगभग कितना परसेंट, 15%। क्लियर? 60 से लेकर के 65 उधर पहुंच गया हमारे पास, ठीक है, और बचा कितना 5% लुपाफेनल में, 15% यहाँ पर। अब जो बचेगा कहाँ पे, कलेक्टिंग करते हैं। क्लियर? ये ऐसे रीएब्जॉर्प्शन होते रहते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर दो तरीके की चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑफ दो लोगों का। अगर सोडियम आयन का हो रहा है तो कैसा, अरे बोलो, एक्टिव। अगर वाटर का हो रहा है तो कैसा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि बाइकार्बोनेट आयन इज आल्सो रीएब्जॉर्ब्ड। क्या होता है बताइए, ये भी रीएब्जॉर्ब्ड होती है। क्लियर? बट सुनिए कैसे, ये एक्टिव पैसिव कैसे आपको समझ में आएगा, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर? बोलिए। तो आपको याद आ रहा है कि एडीएच हार्मोन और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, तो वही कहानी मुझे याद है। ये हमारे पास कुछ सेल्स हैं और उस सेल्स का नाम क्या है, जेजी सेल्स। इस सेल्स का नाम क्या है, जेजी सेल्स, ठीक है। जेजी सेल्स पे जब भी कोई भी वर्क लोड पड़ता है, कोई भी सेंसिटिव एरिया पे पड़ती है, ये एक्टिवेट होती हैं, तो हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स से, किससे, एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है, अरे बोलो, एल्डोस्टेरॉन। अरे बोल भाई, हमारे हाइपोथैलेमस से, याद आ रही है, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, एडीएच, ठीक है। एडीएच क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्लियर? हमने ये कहा जब एडीएच इनके ऊपर पड़ेगा तो ये इनके बाहर से रीएब्जॉर्प्शन किसका कराएंगे, वाटर का, और जब इनके ऊपर एल्डोस्टेरॉन एक्ट करता है तो बाहर क्या आएगा, समझ आई बात? इसीलिए मैंने वहां पे काम लिखाया था कि एडीएच बाई कैसा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन आपको याद आ रहा है, एडीएच एक्टिवेशन याद आ रही है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखवाया था आपसे कि एडीएच एक्टिवेशन। क्लियर? यानी हाइड्रो मतलब वाटर कैसे निकलेगा बताइए, बाई एडीएच एक्टिवेशन से। किससे बताइए, जब एडीएच एक्टिवेट होगा तब, ठीक है। और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, बाई एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेशन। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिव टेस्ट। ये हमारे डीसीटी का पार्ट है। क्लियर? इनके अंदर की जो सेल्स पाई जा रही हैं, हम मान के चलते हैं इनके सेल्स की क्या है वैल्यू, मेडुला डेंसा मालूम है? अरे बोल भाई, क्लियर?
हो गया। हो गया भाई जान, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। हो गया, बहुत है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या, रीएब्जॉर्प्शन इन कहाँ, रीएब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट की बात अगर हम करेंगे तो इसमें दो कलेक्टिंग डक्ट थे ना, हमने आपको पढ़ाया था, एक अपर कलेक्टिंग डक्ट और एक हमारे पास लोअर कलेक्टिंग डक्ट, याद आ रही है। तो यानी हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास क्या है कि इनके पास एडीएच रिसेप्टर जो होते हैं आल्सो प्रेजेंट, क्लियर। यानी एडीएच रिसेप्टर जो होते हैं वो अपर कलेक्टिंग डक्ट में भी पाए जाते हैं, और अपर कलेक्टिंग डक्ट में अगर एडीएच रिसेप्टर हो रहे हैं तो यहाँ पे किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, अरे बोलो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कैसे कैसे हुआ, बेसिकली, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि लोअर कलेक्टिंग डक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लोअर कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि इस अमाउंट ऑफ कुछ यूरिया भी क्या होते हैं हमारे पास रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो यानी क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया, जबकि यूरिन को रीअब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए बॉडी में ना, फिर भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है। आप देखेंगे तो यूरिया हमारे पास निकल रहे हैं, क्लियर। तो अमाउंट ऑफ यूरिया क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्यों, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ किसका, किडनी के, या फिर हम कह सकते हैं नेफ्रॉन के, ठीक है। इनको मेंटेन बनाए रखने के लिए, क्लियर। क्लास रीडिंग होगा हमारा ट्यूबुलर फिक्सेशन ना, ट्यूबुलर फिक्सेशन। आज पहली बार ऐसा हुआ क्लास डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, ज़्यादा हुआ बट उतना नहीं, लाइट नहीं करी ना। भगवान से उम्मीद करते हैं डेली ऐसा रहे ना। तुम लोगों को बीच में रेस्ट भी तो मिल जाता था ना, आज तो रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर याद होनी चाहिए किसका कहाँ हो रहा है ना। अगर नहीं हो पा रहा है तो रिलेटिव वैल्यू आप कर सकते हैं, क्लियर। एक चीज ऑप्शन में नहीं दी है, जैसे कलेक्टिंग डक्ट में कभी भी आपके एग्जाम्पल ने ये नहीं बोला है अपर कलेक्टिंग डक्ट लोअर कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बोला है प्रश्न में, तो हम आपको एकदम क्लेरिफाई कर रहे हैं कि अपर कलेक्टिंग डक्ट और लोअर कलेक्टिंग डक्ट। यानी अगर आपसे पूछा जाए एडीएच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में, तो ये मत बोलने आइए कि अपर कलेक्टिंग डक्ट लोअर कलेक्टिंग डक्ट। जब एनसीईआरटी ने बोल दिया कलेक्टिंग डक्ट तो आप कलेक्टिंग डक्ट ही मानिएगा, क्लियर। उसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। ये हमारे पास क्या था कि ये किसका था, अभी
सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन था। नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारे पास, ट्यूबुलर सिक्रेशन, तभी तो यूरिन फॉर्मेशन खत्म होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसको कल कंटिन्यू करते हैं, है ना? देख रहे हैं घड़ी में भले पहले 12 बज चुके थे, तुम लोगों के चेहरे पे 11 बजे ही 12 बज गए। क्लियर? डीपीपी लेकर के आए हो, डीपीपी निकालिए, ये बंद कर दीजिए कैमरा में, मैंने ऐसे टच कर दूँगी।